नमस्कार, सुबह 10 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं अलका सिंह। समाचारों में सबसे पहले हेडलाइंस। लखनऊ के दिलकुशा में भारी बारिश से दीवार गिरने से 9 लोगों की मौत, 2 घायल। मुख्यमंत्री ने घटना पर जताया दुख, घायलों के समुचित इलाज के दिए निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उज्बेकिस्तान के समरकंद पहुंचने पर किया गया स्वागत। प्रधानमंत्री समरकंद के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। शंघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन में लेंगे भाग। राजधानी लखनऊ में भारी बारिश और जलभराव के कारण कक्षा 1 से लेकर 12 तक के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के समस्त सरकारी, गैर सरकारी, प्राइवेट विद्यालयों को आज बंद करने का जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने दिया आदेश। और प्रदेश में भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त। राजधानी लखनऊ में जगह जगह जलभराव के कारण यातायात हुआ प्रभावित। कई जगहों पर विद्युत और जलापूर्ति भी हुई प्रभावित। अभी कल तक जारी रहेगी बारिश। समाचार विस्तार से। राजधानी लखनऊ के कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत दिलकुशा में दीवार ढहने से 9 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। गौरतलब है कि राजधानी में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। स्थानीय पुलिस के साथ साथ एनडीआरएफ की टीम को भी राहत और बचाव कार्य में लगाया गया है। दुर्घटना स्थल का मंडलायुक्त रोशन जैकब और जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने दौरा किया। इस घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है और घायलों के समुचित उपचार का जिला प्रशासन को निर्देश भी दिया। साथ ही मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की भी घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की बैठक में हिस्सा लेने के लिए समरकंद पहुंच गए हैं। समरकंद पहुंचने पर उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला आरिपोव ने पीएम मोदी की अगवानी की। परिषद की बैठक में क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मसले प्रमुखता से चर्चा के केंद्र में रहेंगे। रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग और चीन ताइवान में तनाव जैसी मौजूदा वैश्विक हालात के बीच शुक्रवार को उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद में जब शंघाई सहयोग संगठन यानी एसईओ के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 22वीं बैठक होगी, तो क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मसले प्रमुखता से चर्चा के केंद्र में रहेंगे। रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने अपने बयान में कहा, मैं एससीओ शिखर सम्मेलन में सामयिक, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, एससीओ के विस्तार और संगठन के भीतर बहुआयामी और पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग को और मजबूत करने पर विचारों के आदान प्रदान के लिए तत्पर हूं। उज्बेकिस्तान की अध्यक्षता में व्यापार, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्रों में आपसी सहयोग के लिए कई निर्णय लिए जाने की भी संभावना है। सम्मेलन के लिए समरकंद शहर पूरी तरह से तैयार है। शहर की सड़कें एससीओ देशों के झंडों से पटी हैं। प्रधानमंत्री का शुक्रवार सुबह शिखर सम्मेलन में भाग लेने का कार्यक्रम है। सम्मेलन में आम तौर पर 2 सत्र होते हैं। पहले सत्र में एससीओ सदस्य हिस्सा लेंगे और दूसरे सत्र में पर्यवेक्षक और विशेष आमंत्रित सदस्यों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं के पिछले 2 दशकों में संगठन की गतिविधियों की समीक्षा करने और भविष्य में बहुपक्षीय सहयोग की स्थिति और संभावना पर चर्चा होने की उम्मीद है। शिखर सम्मेलन में सामयिक, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के साथ ही संगठन के विस्तार, क्षेत्र में सुरक्षा, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने जैसे विषयों पर बात होगी। We expect that the discussions during the summit would cover topical, regional and international issues, reform and expansion of SCO, the security situation in the region, our cooperation perspective in the region, including strengthening connectivity, as well as boosting trade and tourism in the region. शिखर सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री की कुछ द्विपक्षीय बैठकें भी होने की संभावना है। Prime Minister will hold bilateral meetings with the President of Uzbekistan and some other leaders on the sidelines of the summit. PM's participation in this summit is a reflection of the importance that India attaches to the SCO and its goals. This is also tied to our approach and engagement with the region as a whole.
सम्मेलन में एससीओ सदस्य देशों, पर्यवेक्षक देशों के नेता, एससीओ के महासचिव, एससीओ क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना यानी RATS के कार्यकारी निदेशक, तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति और अन्य आमंत्रित अतिथि भाग लेंगे। भारत सम्मेलन में लगातार आतंकवाद के खिलाफ सहयोग पर जोर दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा को लेकर वहां रह रहे भारतीय समुदाय में खासा उत्साह है। ताशकंद में भारतीय समुदाय के लोगों के एक संगठन इंडिया क्लब ताशकंद ने उज्बेकिस्तान में भारतीय राजदूत के माध्यम से पीएम मोदी के लिए उपहार भेजा है। क्लब ने सम्मान के प्रतीक के रूप में पीएम मोदी का एक चित्र एक उज्बेक वॉल कारपेट पर चित्रित कर भेजा है। इंडिया क्लब की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया, आज उज्बेकिस्तान में रह रहे 1800 भारतीयों की ओर से इंडिया क्लब ताशकंद ने उज्बेक वॉल कारपेट पर आपका चित्र आदर के स्वरूप बनाया है। आपसे विनम्र निवेदन है कि इस छोटे से उपहार को स्वीकार करें। इंडिया क्लब का गठन 10 वर्ष पहले हुआ था। इसका मकसद उज्बेकिस्तान में रह रहे भारतीयों को एक मंच पर जोड़कर रखना है। 2017 में भारत के संगठन के पूर्व सदस्य बनने के बाद से पीएम मोदी हर साल एससीओ में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। 2020 और 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल फॉर्मेट में हिस्सा लिया था। ग्रेटर नोएडा में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का गुरुवार को समापन हो गया। सम्मेलन में करीब 50 देशों के 1500 से अधिक विशेषज्ञों, किसानों और नीति योजनाकारों सहित वैश्विक व भारतीय डेयरी हितधारकों ने भाग लिया और अगले 25 साल में डेयरी सेक्टर के विकास के लिए क्या करना है, इस पर चिंतन मनन किया। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। ग्रेटर नोएडा में हुए अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का शानदार आगाज के साथ भावनात्मक सहकारी संबंधों के साथ समापन हो गया। 12 से 15 सितंबर तक चले इस 4 दिवसीय IDF WDS 2022 में करीब 50 देशों के 1500 से भी अधिक विशेषज्ञों, किसानों और नीति योजनाकारों सहित वैश्विक व भारतीय डेयरी हितधारकों ने भाग लिया। सम्मेलन के विषय पर मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय पशुपालन, डेयरी व मत्स्य पालन मंत्री परषोत्तम रुपाला ने कहा कि डेयरी सेक्टर का सामर्थ्य न सिर्फ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देता है, बल्कि ये दुनिया भर में करोड़ों लोगों की आजीविका का भी प्रमुख साधन है। कई नए सुझाव इस डेलिब्रेशन में आए हैं और मैं मानता हूं कि भारत के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत की उन्होंने एक नई बात छेड़ दी है। सो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ये सेक्टर ही हमारा ऐसा है जो आत्मनिर्भर भारत में अभी वर्तमान नए भारत में इनका नेतृत्व कर सकता है। सम्मेलन की सफलता पर प्रतिक्रिया देते हुए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष मिनेश शाह ने इसे ऐतिहासिक अवसर बताया। छोटे छोटे किसान मिलके एक मास प्रोडक्शन नहीं लेकिन प्रोडक्शन बाय मासिस का जो मिल्क हम करके दुनिया में नंबर 1 बने हैं, उसको वो सिस्टम को दुनिया के सामने बताना, उसको दिखाना, ये बहुत ही बड़ा एक मौका मिला है हमें, ये अपॉर्चुनिटी मिली है। और आज जहाँ पे इतने सारे देशों से मिलके 300 फॉरेन डेलीगेट्स आए हैं, अपनी अपनी वो जो टेक्नोलॉजी के बारे में अपने अपने विचार जब रजू करेंगे, एक अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी, उनसे बात करें, उनसे सीखें और हम फिर अपने देश के लिए एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ावा दे सके, वो भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सम्मेलन में मौजूद विदेशी विशेषज्ञों ने भारतीय डेयरी सेक्टर को भविष्य का बड़ा बाजार बताते हुए सहकारिता से जुड़े भारत के संतुलित डेयरी इकोसिस्टम को लेकर भारत सरकार के प्रयासों की सराहना की। Very interesting to see the dairy in India. It's very different to what we know, and it gives us an opportunity to understand how dairy works in India. I came to learn about Indian dairy industry and dairy processing and farming, and it was a quite interesting experience here. कॉन्फ्रेंस में लगे स्टॉल पर डेयरी से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय तकनीक को देख प्रगतिशील किसान व सहकारी दुग्ध उत्पादक संघों के प्रतिनिधि भी खुश हुए। ग्रामीण भारत को सशक्त करने में डेयरी उद्योग का बहुत बड़ा योगदान है। आज जो दूध बेच करके, जो दूध के सहारे किसान कमा रहा है, न वो धान से अकेला है, न ही गेहूं से अकेला है। धान और गेहूं दोनों को अगर मिला लिया जाए, उससे भी
दूध से ज्यादा आमदनी किसानों को हो रही है। जो कॉन्फ्रेंस हुई है डेयरी सेक्टर की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण थी किसानों के लिए और हम जैसी यंग पीढ़ियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारी चीजों को किसानों को एक एक्सपोजर मिला है। क्योंकि जो हमारे डेयरी सेक्टर के किसान होते हैं वो छोटे किसान होते हैं और उनको इस तरीके के एक्सपोजर से एक नए इनोवेशन की तरफ और एक नया कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। लगभग 9 लाख अभी किसान लगभग जुड़े हुए हैं, तो उसमें अगर 30% महिलाएं हैं और वो जुड़ी हुई हैं। जहां पुरुष एक सोसाइटी में जो मेंबर होते हैं कई पुरुष और महिलाएं हैं, लेकिन घर पे दूध का काम तो ज्यादातर महिलाएं ही करती, तो ये पैसा अधिकतर महिलाओं के हाथ में जा रहा है, तो उनका सशक्तिकरण हो रहा है इससे। IDF WDS के दौरान डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड विषय पर 24 सत्रों का आयोजन किया गया, जिनमें प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े 75 लाख से भी अधिक किसानों व पशुपालकों ने भाग लिया और अगले 25 साल में डेयरी सेक्टर के विकास को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताई। सुल्तानपुर के 1 दिवसीय दौरे पर आए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लभुआ विधानसभा क्षेत्र के दुबौली गांव में 80 लाख से नवनिर्मित कमल सरोवर का शुभारंभ किया। इसके साथ ही कमल सरोवर पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। उप मुख्यमंत्री ने कमल सरोवर के मध्य में स्थित भगवान श्री राम की भव्य प्रतिमा का भी अनावरण किया। इसके पूर्व उप मुख्यमंत्री ने सुल्तानपुर जिला कलेक्ट्रेट परिसर में विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कमल सरोवर में नौका विहार करके महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रोत्साहित किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश के अंतिम व्यक्ति को विकास योजनाओं से लाभान्वित किया है और हमारी सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए अभियान चलाया है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना हमारी प्राथमिकता है। विकास कार्यों में पारदर्शिता एवं भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। डबल इंजन की सरकार देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, जो विशेष तौर से गरीब कल्याण के लिए, गांव और नगर के विकास के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए, रोजगार के लिए, जो उद्यमी हैं उद्यम को बढ़ावा देने के लिए जो आवश्यक कदम है वो उठाने की दृष्टि से की बैठक में आवश्यक निर्देश दिए गए। कानून व्यवस्था हमारी सरकार की प्राथमिकता है। विकास की योजनाओं में भ्रष्टाचार को समाप्त करके जो लाभार्थी है उस तक वह लाभ पहुंचाना, ये हमारी सरकार का संकल्प है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने गुरुवार को बस्ती में मंडल के पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ संगठनात्मक बैठक में भाग लिया। इस बैठक में बस्ती, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर के पार्टी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि सपा अध्यक्ष का क्रियाकलाप अराजकता की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि जब 19 सितंबर को विधानसभा का सत्र आहूत है, जिसके अंदर वो अपनी समस्याएं उठा सकते हैं, ऐसे में विधान भवन पर धरना प्रदर्शन करना औचित्य से परे है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में 80 की 80 सीट जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 12 महीने 364 दिन सक्रिय रहते हैं। जनता में हमारा संवाद है, संपर्क है और उसी संपर्क और संवाद के आधार पर और अपने नेतृत्व के प्रति जो हम लोगों ने काम किए हमारे लीडरशिप में, देश के प्रधानमंत्री जी ने, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो उसके आधार पर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे, अपने कार्यकर्ता के विश्वास के आधार पर जाएंगे और निश्चित रूप से 100% लोकसभा की सीटें जीतने का हमारा लक्ष्य। विधानसभा का सत्र 19 तारीख से प्रारंभ। लोकतंत्र में सभी जनप्रतिनिधियों को, निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपने विषय, क्षेत्र के विषय, जनता के विषय, सरकार के ध्यानाकर्षण के लिए विधानसभा, विधान परिषद में उठाने का अधिकार है। तो सत्र है। अखिलेश यादव अराजकता की तरफ बढ़ रहे हैं और इसलिए बढ़ रहे हैं कि उनके अपने परिवार, उनके घर, उनके चाचा, उनके रामपुर वाले चाचा, उनके पुराने सहयोगी उनके नियंत्रण में नहीं है, उनमें अंतर्विरोध है। उस विरोध को, उस आक्रोश को ढकने के लिए ये अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।
लखीमपुर खीरी निघासन थाना क्षेत्र में 2 सगी दलित बहनों का शव पेड़ से लटका मिलने के बाद शवों का पोस्टमार्टम कर दिया गया। गौरतलब है कि लखीमपुर खीरी जिले में एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां निघासन कोतवाली क्षेत्र के तिमोलनपुरवा गांव में 2 सगी दलित बहनों का शव गन्ने के खेत में पेड़ से एक ही दुपट्टे से लटका पाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। वहीं घटनास्थल पर पहुंचे एसपी लखीमपुर खीरी संजीव के साथ ग्रामीणों की तीखी नोकझोंक भी हुई। पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं 2 दलित और नाबालिग सगी बहनों का पेड़ से लटका शव मिलने के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। लखीमपुर खीरी जिले में हुई ये घटना महिला सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल है। ये फ्रेंडशिप रिसेंट थी, उनको फुसलाया गया था, बहलाया गया था। देयर वाज नथिंग विच हैड कम टू आवर नोटिस विच वाज आपत्तिजनक। कोई भी आपत्तिजनक बात ऐसी नहीं थी, लेकिन कल बहला फुसला के इन लोगों को खेत में ले जाया गया है और उनसे इच्छा के विरुद्ध उनसे वहाँ पे उन लोगों ने शारीरिक संबंध बनाए। इट्स अ प्रायर इन्वेस्टिगेशन, ये प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज़्यादा डिटेल्स डाइवर्ज कर पाना हमारे लिए संभव नहीं है। जो हमने प्राथमिक पूछताछ में चीज़ें पता की हैं वो आपसे बताई हैं। इसमें चीज़ें नहीं, सभी लोग जो 6 के 6 लोग हैं सभी लोग हमारी हिरासत में हैं। इसमें एक लड़का जिसने इंट्रोडक्शन करवाया, जिसने मित्रता करवाई, छोटू, उसके बाद ये 3 लड़के, उसके बाद वो 2 लड़के, टोटल मिला के 6 लोग हैं। इस बीच एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा कि पुलिस पूरी संवेदनशीलता के साथ मामले की छानबीन कर रही है। इस बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुराचार के बाद गला दबाकर हत्या किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। 14 सितंबर के अपराह्न में ये सूचना निघासन थाना क्षेत्र पे प्राप्त हुई कि वहां 2 बहनों का शव लटका मिला है। वहां तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची तथा जो मृतका हैं उनकी माता जी के कंप्लेन पर मुकदमा दायर किया गया। लखनऊ से भी वरिष्ठ अधिकारी वहां मौके पर भेजे गए। त्वरित गति से अन्वेषण करते हुए इस केस की सभी पहलुओं को देखा गया। सारे फॉरेंसिक एविडेंसेस वहां कलेक्ट किए गए तथा 24 घंटे के अंदर ही सारे अभियुक्त, जिसमें से एक व्यक्ति नामजद था तथा 5 अन्य अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए गए हैं और उसमें एक अभियुक्त घायल भी हुआ है पुलिस कार्रवाई में। इस संबंध में पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूर्ण की जा चुकी है। शव परिवारजनों को सौंपा जा चुका है, जो कि अपने रीति रिवाज से इस शव का अंतिम संस्कार करेंगे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि इस जघन्य हत्याकांड में जो भी शामिल होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लखीमपुर की घटना बहुत ही दुखद है हमारे लिए। सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया। कल से ही हम लोग चिंतित थे, सरकार सीधे नजर बनाए हुए थी। आज मैं पूरे प्रदेशवासियों को बताना चाहता हूं कि लखीमपुर की घटना का पर्दाफाश हो गया है। उसमें मुख्य रूप से जुनैद, सुहेल, हफीजुर रहमान, कलीमुद्दीन और इसके साथ ही साथ आरिफ का भी नाम प्रकाश में आया है। जुनैद, सुहेल और हफीजुर रहमान ने ये बच्चियों को ले जाकर के पहले उनके साथ दुष्कर्म किया है, ऐसा भी बताया गया है प्रथम दृष्टया। रिपोर्ट आने के बाद और भी मैं स्पष्ट कर पाऊंगा पोस्टमार्टम के बाद। लेकिन अभी ये जो प्रकाश में आया है कि उसके बाद फिर उनकी गला दबाकर हत्या कर दी उनकी चुन्नी से। उसके बाद उनको हैंग किया। हैंग करने से पहले फोन करके उन लोगों ने कलीमुद्दीन और आरिफ को भी मौके पर बुलाया। उसके बाद ये दुखद घटना का अंजाम दिया है। इस प्रकरण में पूरी तरह से सरकार इन पर ऐसी कार्रवाई कठोर करेगी कि आने वाली पीढ़ियां की रूह भी कांपेगी इन अभियुक्तों की। और पूरी तरह से सरकार पीड़ित परिवार के साथ है। हर स्थिति में उनको न्याय मिलेगा। पूरे प्रकरण को हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे और शीघ्र से शीघ्र सजा दिलाएंगे। इस घटना में पीड़िता के परिजनों को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, एक पक्का आवास एवं कृषि भूमि का पट्टा दिए जाने का मुख्यमंत्री ने निर्देश भी दिया है।
प्रदेश सरकार के निर्देशों के बाद बाराबंकी जिले में टीम लगातार गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कर रही है। जिलाधिकारी डॉक्टर आदर्श सिंह द्वारा एसडीएम की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय टीम, जिसमें बेसिक शिक्षा अधिकारी और अल्पसंख्यक अधिकारी द्वारा जिले में संचालित सभी मदरसों का सर्वे कर रही है। सर्वे के दौरान गठित टीम मदरसों में मिलने वाली सुविधाएं, इनकी आय के स्रोत समेत कुल 12 बिंदुओं पर सर्वे किया जा रहा है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारी बालेंदु द्विवेदी ने बताया कि सरकार के निर्देश पर गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे हो रहा है, जिसमें 12 बिंदुओं पर सर्वे किया जा रहा है, जो कि 10 अक्टूबर तक किया जाना है। जिले में 100 से अधिक गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। उन्होंने बताया कि जब सर्वे पूरा होगा तब इसकी वास्तविक संख्या निकल कर सामने आएगी। शासन ने ये निर्धारित किया है कि जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं जनपद में, उनका एक सर्वे करा लिया जाए। उनकी क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, कितने बच्चे पढ़ते हैं, कितने शिक्षक हैं, अपने निजी धुन पर हैं या नए चल रहे हैं, उनके संचालन के स्रोत क्या हैं। तो वो 12-13 बिंदुओं का एक फॉर्मेट है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और 10 अक्टूबर तक ये कार्य पूरा किया जाना। तो आज हम लोगों ने जनपद द्वारा पिछले वर्ष एक हम लोगों ने रैंडम आधार पर एक जांच कराई थी। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग द्वारा हर वर्ष सूचनाएँ मांगी जाती हैं, तो हम लोगों ने जो एक रैंडम आधार पर कराया था उसमें 90 के आसपास संख्या निकल कर आई थी। हम मानते हैं कि 10-5 ऐसे और होंगे जो या तो इस अवधि में नए खुले होंगे या सर्वे में रह गए होंगे। तो हम पूरी सूची मुकम्मल करेंगे और जो निर्देश है उसमें निर्धारित। वाराणसी में होने वाली विश्व प्रसिद्ध देव दीपावली गंगा के घाटों को शरद पूर्णिमा के दिन लाखों दिए से सजाकर मनाया जाने वाला एक विश्व प्रसिद्ध पर्व है। लेकिन इस वर्ष देव दीपावली उदया तिथि 8 नवंबर को नहीं मनाकर 7 नवंबर को मनाई जाएगी। 7 नवंबर को 4 बजे से पूर्णिमा काल शुरू हो जाएगी और पूरी रात्रि रहेगी। इसलिए गंगा सेवा निधि, काशी विद्युत परिषद तथा अन्य सभी ज्योतिष विद्वानों ने मिलकर 7 नवंबर को देव दीपावली मनाने का निर्णय लिया है। ज्योतिष और शास्त्रीय परंपरा के अनुसार ही सभी पर्वों को मनाया जाता है। इस संबंध में पत्रकार वार्ता बुलाकर जन समुदाय को सूचित करने का निर्णय लिया गया, जिससे लोगों को असुविधा का सामना न करना पड़े। इस देव दीपावली पर्व को लाखों लोग देश विदेश से आकर काशी में मनाते हैं। 7 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर प्रतिवर्ष की भांति देव दीपावली मनाने का कार्यक्रम है। 8 नवंबर को ग्रहण का कार्यक्रम है। ग्रहण के नाते स्नान घाटों पर होता है, दान घाटों पर होता है, भारी भीड़ रहती है और ग्रहण का कुछ सूतक भी रहता है शास्त्रीय पद्धति में। तो हम लोग शास्त्रीयता से हर पर्व और त्यौहार मनाते हैं। हमने विचार विमर्श किया काशी के विद्वज्जनों से, ज्योतिर्विदों से। उन सबसे परामर्श के बाद में ये निष्कर्ष सामने आया कि 7 तारीख को ही पूर्णिमा 4 बजे शाम के पहले लग रही है और 8 तारीख को शाम 4 बजे के पहले पूर्णिमा समाप्त हो रही है। अतः 7 तारीख की शाम को पूर्णिमा में कोई ग्रहण नहीं है। 7 तारीख को आप करिए